नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 34 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स को हमने लॉन्च किया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की सिलेबस को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पर क्लास आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके कि आंसर्स आपको देना रहेगा। तो क्लास अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम मुख्य परीक्षा 2024 यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए भी एक कोर्स लेकर आया है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया है जो आपका जीएस का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके के आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं, प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो कि मेंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इससे भी रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलो, आप आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, प्रेयर करोगे ना। और मेरी प्रेयर में आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लिखना है और उसमें अपना नाम लिखना है। और अपना नाम लिखने के बाद अपनी ड्रीम जॉब जो है वो लिखिए और ऐसा इमेजिन करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आप इमेजिन कर लिया, खुश हो गए, ठीक है, अच्छा लगा सोच के, तो अब टेस्ट को सॉल्व करो। और आज की क्लास का जो पहला टेस्ट का जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एनबीएफसी और बैंक को लेकर, तब तो आप 1 मिनट में इस प्रश्न को लगा लोगे। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आपको डिफिकल्टी होगी। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था मैम 1-2 लेंदी क्वेश्चन कराइए, तो आज पहला ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, और लेंदी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा साइड हटती हूँ, आप लोग समय लीजिए, समय लीजिए। क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। वीडियो को पॉज करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनबीएफसी और बैंक की बात की गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैंक की बात कर रहे हैं। एनबीएफसी, ठीक है, यहां पर जो सी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपनी। एनबी आपका नॉन बैंकिंग, गैर वित्तीय संस्था की हम बात कर रहे हैं, जो कि कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वित्तीय सुविधाएं, लेकिन ये आपका बैंक नहीं है। तो क्या डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंक के मध्य, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो लास्ट टर्म यहाँ पर कंपनी दिया गया है, तो कभी भी परीक्षा में अगर आपको स्टेटमेंट दिख जाए कि एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो आप क्या कहेंगे, रॉन्ग। जो एनबीएफसी है दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। मैंने आपको बोला ना, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एनबीएफसी ये लास्ट टर्म क्या है, कंपनी। तो एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। लेकिन जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक आपके रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि पहले स्टेटमेंट में आपका दिया गया है। एनबीएफसी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, जबकि बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बैंकिंग क्लियरिंग सिस्टम
भुगतान और निपटान में शामिल होते हैं, मगर एनबीएफसी क्लियरिंग सिस्टम में शामिल नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है। जो बैंक्स होते हैं वहां पर हम पेमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में क्लियरिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का सेटलमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए बैंक से हेल्प लेनी पड़ती है, तो एनबीएफसी के पास ये सुविधा नहीं होती है। सीआरआर एसएलआर को बनाए रखना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। हमने पढ़ा था मौद्रिक नीति के बारे में, और मैंने आपसे कहा था जब भी मौद्रिक नीति के बारे में बात आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम जब भी बात करेंगे, तो यहाँ पर किसका रोल होता है? केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक का। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई जो है, बैंकर ऑफ बैंक जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहता है कि हर बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये वो बैंकों के लिए कहता है, ना कि एनबीएफसी के लिए। तो जो स्टेटमेंट दिया है, सीआरआर और एसएलआर जो है वो बैंकों के लिए अनिवार्य है, जबकि एनबीएफसी के लिए इस प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होती है। ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्लास। मैं वीडियो से थोड़ा सा, मतलब मैं ये आपकी स्क्रीन से थोड़ा सा साइड होती हूँ। अगर आपको एक बार और इस प्रश्न को पढ़ने का मन है तो आप वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न को थोड़ा सा समय दीजिए। और आज ये मान के चलिए कि अब कोई भी आपसे एनबीएफसी और बैंक के बारे में पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप आसानी से बता लेंगे। मेंस में प्रश्न पूछ लिया तो आप उसका भी उत्तर दे लेंगे। चलो, यहाँ पर ध्यान देना। डी आपका सही उत्तर था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एनबीएफसी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो रेगुलेट तो आरबीआई करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम कोई सेक्टोरल रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो सेबी भी रेगुलेट कर सकता है। लेकिन जब बैंक की बात करेंगे तो आपको पता है बैंक को कौन रेगुलेट करेगा? बैंकर ऑफ बैंक कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये याद रखिएगा। फिर डिपॉजिट की बात करें, जो एनबीएफसी है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये याद रखिएगा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। यहां पर चेकिंग सेविंग अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे बैंक की, दे कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, जब मैं आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताऊंगी तो थोड़ा सा मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी बताऊंगी, तो आपको और क्लियर होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, पेमेंट की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि ये चेक नहीं इशू कर सकते हैं, किसी तरीके का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट बैंक है तो बैंक में चेक तो आपको मिलता ही है। ठीक है, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप तुरंत पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। क्लियर है? बैंक के बारे में तो आपको पता है, लेकिन ये सब काम एनबीएफसी में नहीं किया जा सकता है। फिर ध्यान दीजिए, सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया, ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है कि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा एनबीएफसी को, लेकिन जो बैंक्स हैं दे हैव टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थोड़ा सब्र करिएगा, अभी आगे क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लेंडिंग एक्टिविटी, यही है एनबीएफसी का काम। लेंड कर सकता है, इट कैन प्रोवाइड लोन। एनबीएफसी से आपको लोन मिल सकता है, व्हीकल खरीदने के लिए हाउसिंग लोन मिल सकता है। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर फाइनेंस, लीजिंग एक्सेट्रा। और बैंक से तो आपको मिलता ही है, आपको पता है, आप लेंडिंग करते ही हो बैंक से। फिर देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इफ एक्सेप्टेड आर नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम कोई डिपॉजिट बैंक में सेव करते हैं अपना, तो यहां पर हमको इंश्योरेंस मिलता है किसके द्वारा? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा। ठीक है, अप टू 5 लाख पर अकाउंट। ये याद रखिएगा। अब क्लास थोड़ा सा टर्म्स को समझिएगा। यहां पर आपको बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया, रेगुलेशन। क्लियर है?
जब हम एनबीएफसी की बात करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है सेबी भी रेगुलेट करे, आरबीआई भी रेगुलेट करे, बट दे आर रेगुलेटेड अंडर द कंपनी एक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक, जब हम बैंक की बात करेंगे, दे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो है, बट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ये याद रखिएगा. एनबीएफसी ना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ना ही पेमेंट सेटलमेंट का काम करता है, ठीक है, ना ही सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट है एनबीएफसी को, नहीं. बस यहाँ पर लेंडिंग एक्टिविटी जो है ये एनबीएफसी का मेन काम है. आप लेंड कर सकते हो लोन, गाड़ी खरीदनी है, हाउसिंग लोन एक्सेट्रा, ये याद रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर एक टर्म है सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की हम बात कर रहे हैं. उसके पहले आप समझिए एक टर्म एनडीटीएल. मैंने पहले के लेक्चर में आप लोगों को ये सब चीजें बताई है, लेकिन आज फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ. और एक टर्म होता है क्लास एसेट और लायबिलिटी. इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए. अब हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बैंक में कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कि पैसा ले जाकर डिपॉजिट करेंगे, और कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो बैंक से लोन लेंगे, लेंड करेंगे ना, लोन लेने जाएंगे. तो हम मान के चल रहे हैं एक कस्टमर है, वो डिपॉजिट कर रहा है अपना पैसा, ठीक है, वो डिपॉजिट कर रहा है, बैंक में जाकर अपना पैसा जमा करवा रहा है. इधर दूसरा कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है. अब जो चीज आपको समझनी है, ध्यान दीजिएगा क्लास. यहां पर अगर कोई आपसे बोले कि एक्टिविटी ए या एक्टिविटी बी में से कौन सी एक्टिविटी को आप बैंक के लिए एसेट कहेंगे और किस एक्टिविटी को आप बैंक के लिए लायबिलिटी कहेंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? ए और बी की बात करें, एक जगह डिपॉजिट आ रहा है और दूसरी जगह बैंक जो है वो लोन दे रहा है. तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बी है ना वो परिसंपत्ति है बैंक की, ये बैंक का एसेट है, और ये जो ए है वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है कि बैंक को कुछ समय बाद अपने कस्टमर को पैसे वापस करने हैं विद इंटरेस्ट. अब मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, मैं सोची क्या करना है, खर्च तो करना नहीं है, तो चलो बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ. तो दिमाग में आएगा क्यों बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यार करोड़ रुपए डिपॉजिट कर देती हूँ, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, क्या दिक्कत है. मैं बैंक में गई, मैंने कहा ये लीजिए 1 करोड़ रुपए आप डिपॉजिट कर लीजिए. बैंक मैनेजर भी खुश कि मैम 1 करोड़ रुपए लेके आई हैं, हमारे मंथ का टारगेट कंप्लीट, और मैं भी खुश, इंटरेस्ट मिलेगा अच्छा. लेकिन यहां पर बैंक पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि बैंक को मेरे पैसे को मुझे वापस करना है विद इंटरेस्ट आफ्टर सम टाइम. समझ में आ रहा है? या फिर हो सकता है मैं बस अपने अकाउंट में रख के चली आई हूं, मैंने कोई एफडी ना बनाई हूं. अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने उसकी एफडी करवा दी तो ये टाइम लायबिलिटी है. जो मैनेजर बैठा था उसने कहा ठीक है मैम आपके 1 करोड़ रुपए की एफडी बना देता हूं मैंने कहा बना दीजिए, अभी पैसों की जरूरत नहीं है, एफडी बना दीजिए 5 साल के लिए, अभी 5 साल तक मेरे पास पैसे हैं, 5 साल बाद अपना 1 करोड़ रुपए का देखूंगी. तो ये टाइम लायबिलिटी हो गई कि 5 साल बाद मैं अपनी एफडी को तोड़वाऊंगी जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. और लायबिलिटी किसकी है? बैंक की है. क्यों? क्योंकि बैंक को 5 साल बाद मेरे पैसे को मुझे वापस करना होगा विद इंटरेस्ट. लेकिन जब मैं एज अ कस्टमर बैंक के पास जाती हूं, अब सोचो मैं फिर बैंक के पास जा रही हूं और मुझे खूब सुंदर सा अपने इंस्टीट्यूट का, अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, लोन चाहिए मुझे, मैं लोन लेने गई. तो जब मैं लोन लेने गई तो मुझे लोन मिल गया, चलो 1 करोड़ का. तो यहां पर मैंने लोन लिया है तो मुझे अब बैंक को वो पैसे वापस करने होंगे ना विद इंटरेस्ट. तो बैंक के लिए जो पैसे मैं वापस करूंगी वो तो एक एसेट हो जाएगा, और अगर यही पैसे मैं बैंक को वापस नहीं करूंगी तो बैंक के लिए वो एनपीए हो जाएगा,
और आप लोग सुनते होंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो कस्टमर जिसने बैंक से पैसे लिया था उसने बैंक को टाइम पर पैसे वापस नहीं किए, या पैसे ही नहीं वापस किए, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी बैंक में कोई भी कस्टमर अपना पैसा ले जाकर रखता है तो बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आफ्टर सम टाइम या जब भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी वो अपना पैसा वापस लेने आएगा और बैंक इंटरेस्ट लगा के उसका पैसा देगी। तो बैंक की लायबिलिटी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन बैंक जब अपने कस्टमर को कुछ पैसे देता है तो वो बैंक के लिए एक एसेट क्रिएट करता है, क्योंकि बैंक को पता है कि मेरा कस्टमर मुझे इतने समय बाद विद इंटरेस्ट पैसे वापस करेगा। और यही दिक्कत हो जाती है, जब कस्टमर पैसे वापस नहीं कर पाता है तो वो एसेट एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया होगा ये छोटा सा। अब एक टर्म है एनडीटीएल। एनडीटीएल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है ना एल, वो क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो एनडीटीएल जो होता है वो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। तो यहां पर हम डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कुछ और चीजें भी होती है अदर्स, लेकिन आप उसके लिए अभी परेशान मत होइए। अब ध्यान दीजिएगा कि टाइम लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी क्या है। मैंने अपने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रख के छोड़ दी। अब मुझे जब शॉपिंग करना होगा, घूमना होगा, तो मैं क्या करूंगी? अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालूंगी। और बैंक मना नहीं करेगा भाई, 1 करोड़ रुपए क्यों बैंक कहेगा कि नहीं भाई आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो। बैंक मुझे देगा ना जब जब मुझे डिमांड होगी अपने पैसे की, मैं मेरा मन करेगा मैं पैसे निकालूंगी, जब जब मन करेगा अपने सेविंग अकाउंट से। तो याद रखिएगा, जब भी हम डिमांड लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आ गया, ठीक है। कासा, जब मन करता है कस्टमर अपना पैसा निकाल लेता है, और कस्टमर पैसा निकाल रहा है, लायबिलिटी बैंक की है कि कस्टमर को पैसा दे। क्लियर हो गया होगा। टाइम लायबिलिटी क्या है? अभी मैंने बताया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैंने कहा कि मैं एफडी कराऊंगी, फिक्स डिपॉजिट कराऊंगी, दैट इज टाइम लायबिलिटी। 5 साल के लिए मैंने अपनी एफडी बनवा दी, तो 5 साल बाद ही मैं क्या करूंगी? अपने पैसे को मांगूंगी बैंक से। और टेन्योर आ गया ना, टाइम आ गया, इसी वजह से टाइम लायबिलिटी है। और 5 साल बाद बैंक को मुझे मेरे पैसे देने पड़ेंगे। तो एनडीटीएल जो होता है वो आपका टाइम लायबिलिटी प्लस डिमांड लायबिलिटी प्लस अदर होता है, ठीक है। अदर में अभी मत परेशान। ये 2 टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, तो अब आपको सीआरआर और एसएलआर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत से फैकल्टी इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन एनडीटीएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब पढ़ रहे हो तो खूब अच्छे से पढ़ो, कोई पूछे तो खट से बता दो। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये देखो सूट बूट में आए, ठीक है, सूट बूट में आया एक आदमी, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करने। अब हम मान के चल रहे हैं ये जो बैंक है इनके एक ही कस्टमर है। समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज करते हैं ये जो सूट पहना हुआ आदमी है यही एकमात्र कस्टमर है बैंक का। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बैंक का एनडीटीएल कितना है, तो आप बोलेंगे मैम 1000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। यही एकमात्र कस्टमर है और कस्टमर का जो 1000 रुपए है वो बैंक में पड़ा हुआ है। हो सकता है कुछ पैसे 1000 रुपए में से सेविंग अकाउंट में पड़े हो, कुछ हो सकता है इसने एफडी करा लिया हो। तो यहां पर आपका टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी दोनों है। अब जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसने कहा कि जो सीआरआर है वो 6% होना चाहिए, 6% होना चाहिए। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नाम से क्लियर है। पहले 2 टर्म, कैश रिजर्व, हम कैश को रिजर्व कर रहे हैं, हम और आप नहीं, बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक से कह रहा है सुनो सीआरआर आपको मेंटेन करना है 6%, तो किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में रिजर्व करना है। तो जैसे ही इन्होंने बोला 6% करना है, तो क्या बोलता है आरबीआई ने कहा कि आपको एनडीटीएल का, ये याद रखिएगा, एनडीटीएल का
6% जो है वो CRR के फॉर्म में रखना है। मतलब एक बैंक को कितना CRR मेंटेन करना है। अगर हम 6% निकालेंगे 1000 का तो 60 आएगा, तो 60 रुपीस CRR के फॉर्म में रखना है। अब इसके पास कितना बचा बैंक के पास, जब हम 60 को माइनस कर देंगे 1000 से, बताओ, तो आपका बचेगा 940। तो बैंक के पास 940 रुपीस अब बचे बैलेंस। ठीक है, 60 रुपीज उसने क्या किया, कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रख दिया। कहां रख दिया, क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि जो सेंट्रल बैंक है उसने बैंकों को बोला कि CRR मेंटेन करना है 6%। CRR का फॉर्म जो फुल फॉर्म था वो था कैश रिजर्व। तो कैश को संरक्षित करना है कहां पर, RBI के पास। समझ में आ रहा है, RBI के पास। तो देखो, जो भी NDTL है उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंट जो है वो सारे बैंक को कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। कहां, RBI के पास ही। क्लियर, यही कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब ध्यान देना SLR क्या होता है, फिगर के थ्रू समझोगे तो खट से समझ में आएगा। यहां पर भी आपको सूट बूट वाले आदमी दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। यहां पर भी आपको सूट बूट वाले आदमी दिख रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि जो NDTL है यहां पर वो कितना है, 1K 1000। और RBI ने कहा कि इस बार 20% जो है वो SLR है। SLR कितना है, 20%। तो 20% अगर आप 1000 का निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा SLR, 200। लेकिन इस पिक्चर में आपको कहीं पर भी उस तरफ RBI दिख रही है, सेंट्रल बैंक दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। जब मैंने आपको CRR दिखाया था इस फिगर में तो वहां पर आपको RBI दिख रहा था और मैंने आपको बोला था कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश को हम रिजर्व करके रख रहे हैं कहां पर, RBI के पास। ठीक है, ये जो CRR है वो कहां जा रहा है, RBI के पास। लेकिन इस फिगर में आपको दिख रहा है जो SLR है, ठीक है, SLR है जो कि 200 रुपए के बराबर है, वो या तो बॉन्ड के फॉर्म में रखा जा सकता है, या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखा जा सकता है, या फिर कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है। कहां पर, बैंक के पास ही। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम जब बैंक को 200 रुपए अपने पास ही रखना है SLR के फॉर्म में तो क्यों इतना झंझट है, क्या जरूरत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बैंक 200 रुपए गोल्ड, बॉन्ड या फिर कैश के फॉर्म में RBI के कहने पर अपने पास तो रख रहा है अपने लॉकर में, लेकिन बैंक के पास उस लॉकर की चाबी नहीं है। बैंक उस SLR को यूज नहीं कर सकता है। हाँ, जब आप इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ोगे लिक्विडिटी क्रंच होता है, जब RBI कहता है तो SLR का कुछ परसेंट आप, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बैंक है वो SLR को इन 200 रुपए को छू नहीं सकता है। नॉर्मल डेज में वो अपने लॉकर में रखेगा, उसकी चाबी उसके पास नहीं होगी, कहीं फेंक दिया होगा। हाँ, जब लिक्विडिटी क्रंच होगी, बैंक डूबने लगेगी या उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तब वो SLR वाला लॉकर खुलता है, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब ध्यान देना, इन्हीं सब चीजों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर नाम ध्यान दोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व, कैश को रिजर्व करके रख रहे हैं हर बैंक, कहां पर, RBI के पास। SLR, यहां पर लिक्विडिटी रेशियो की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जो कैश है उसको रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन वो बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकती है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकती है और कैश के फॉर्म में भी। और बैंक अपने ही लॉकर में रख रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ क्लास कॉन्सेप्ट? ठीक है, कुछ जगह आपको एक चीज लिखी हुई मिलती है कि CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है RBI, तो वो बिल्कुल सही है। CRR पर RBI कोई इंटरेस्ट नहीं देता है बैंकों को, लेकिन SLR पे बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये बताइए,
कि यहाँ पर तो बैंक अपने ही, आपने समझाने के तौर पर कहा कि अपने ही बैंक के लॉकर में SLR मेंटेन करके रख दिया और उसको यूज नहीं कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट कौन दे रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर SLR में जो बैंक है वो गोल्ड के फॉर्म में भी कैश को रिजर्व कर रहा है। अगर 200 आपको रिजर्व करना है, आपको सेव करना है SLR के फॉर्म में, तो हो सकता है 200 रुपये का गोल्ड रख लिया हो वो अपने लॉकर में, और अगर वो गोल्ड रख लिया हो तो समय के साथ गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हो सकता है उसको इंटरेस्ट मिल जाए, बॉन्ड का रेट बढ़ जाए, उसको इंटरेस्ट मिल जाए। तो इसीलिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि SLR पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो NDTL जो NDTL है 1000 रुपीज, ठीक है, उसका स्पेसिफिक परसेंट CRR के फॉर्म में रिजर्व करके रखा जाता है RBI के पास, और SLR के फॉर्म में रिजर्व करके रखा जाता है बैंकों के पास खुद। तो यहां पर हमने देखा कि हम CRR 6% मान रहे हैं और SLR हम 20% मान रहे हैं। तो 6% जब आप 1000 रुपीज का NDTL का निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 60 रुपीज आएगा, और SLR कितना आएगा? 200 रुपये आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 260 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 260 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, बैंक जो है ना, वो अपने 1000 जो अमाउंट उसके पास उसके कस्टमर ने डिपॉजिट किया था, उसमें से 260 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा बैंक के पास, इसी को वो लोन के फॉर्म में दूसरे कस्टमर को दे पाएगा। जो 740 रुपीज बचा है ना, अब इसी 740 रुपीज को ही वो दूसरे कस्टमर को लेंड कर पाएगा, लोन के फॉर्म में दे पाएगा, ना कि जो 1000 रुपये उसके पास आए थे वो 1000 रुपये ही दूसरे कस्टमर को उठा के दे दे। अरे खुद सोचो, एक कस्टमर 1000 रुपये जमा करके गया, दूसरा कस्टमर अगर 1000 रुपये लेकर चला जाएगा तो बैंक के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। बैंक का भी खर्चा है। अब हो सकता है कोई दूसरा कस्टमर आ जाए, उसको लोन की आवश्यकता हो, बैंक कहाँ से देगी? तो इसीलिए SLR और CRR के फॉर्म में कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, तो अब 740 रुपीज जो बचा है उसी को बैंक लेंड कर पाएगा दूसरे कस्टमर को। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो क्लास, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बल्कि ज्यादा टाइम लग गया मुझे लग रहा है इस प्रश्न को समझाने के लिए। अगर आप में से स्टूडेंट्स को ये प्रश्न आता है तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे सबको लेकर चलना है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। आप क्या करो, आप स्किप मतलब वीडियो को और आगे बढ़ा दो, ये आप कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, और जिसको नहीं पता है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि CRR, अभी हम लोग CRR और SLR के बारे में बात करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं अभी आपको रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट पढ़ाने लगूंगी तो CRR और SLR के बारे में अभी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी CRR और SLR रेट को कम करेगा बैंक, ठीक है, बैंक कम करेगा, तो इसका मतलब क्या है? CRR और SLR को कम किया गया। पहले 260 था, अब 200 हो गया, मतलब 60 से कम हो गया। तो बैंक के पास कितना रुपए बचा लेंड करने के लिए? 800 रुपए बचा। तो अब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचा है अपने कस्टमर को देने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? कम इंटरेस्ट भी लगाएगा उन पे। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिपॉजिट रेट होते हैं, लेंडिंग रेट होते हैं ना, वो भी आपके कम हो जाते हैं, ठीक है, जो लेंडिंग रेट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं जब CRR और SLR को हम घटाते हैं, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो वो लोन, सस्ता लोन दे देगा। लेकिन अगर यहीं पर बैंकों को ज्यादा CRR और SLR मेंटेन करना हो तो वो उतना सस्ता लोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। और जब लोन सस्ता होगा, अगर लोन सस्ता हो गया, इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा बैंक, तो हर कोई लोन लेने पहुंच जाएगा, और हर कोई जब लोन लेने पहुंच जाएगा तो सबके पॉकेट में पैसा आ जाएगा, और जैसे ही सबके पॉकेट में पैसा आएगा, लोग क्या करेंगे? डिमांड करने लगेंगे। समझ में आ रहा है? मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी दिक्कत होती है इस टॉपिक में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा। वैसे मैंने
पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। और जिन स्टूडेंट्स को पहले से पता था वो अब दूसरे प्रश्न को देखिए। देखिए क्लास, हम लोग भी ना पूरी कोशिश करते हैं। देखिए मेरा तो यही फंडा रहता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर हो। टेस्ट में ऐसे प्रश्न अगर स्किप कर दूं तो फिर मतलब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आपको दूं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन अगर करूंगी तो टाइम देखो लग गया, इसमें अच्छा खासा समय लग गया ना। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे में अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मैम मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, मुझे सेकंड क्वेश्चन देखना है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया करिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन कितने समय बाद है। तो आप लोग इतना थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए समय मेरे लिए, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी पढ़ाना आपको आसान रहे। अब मैं नहीं चाहती कि जिनको पता है वो 30-30, 40-40 मिनट एक ही प्रश्न पे दे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको आना चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम समझा दीजिए, इसलिए। चलो अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। ये तो मुझे लगता है कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे जो लगातार क्लास को देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी की बात की गई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन और नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस की बात की गई है। अगर आपको थोड़ा समय लेना है तो आप लोग थोड़ा समय लीजिए। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको सीक्वेंस से पढ़ाना शुरू कर दिया है और आशा करती हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो बताइए क्लास, नागपुर सेशन कब हुआ है? तो नागपुर सेशन जो है वो 1920 में हुआ है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवचारी थे, ये याद रखिएगा, वीर राघवाचारी थे, ठीक है। और यहां पर असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया और इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को, ये याद रखिएगा। और अगर परीक्षा में, देखिए परीक्षा में दो चीजों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वैसे अब मैं बोर्ड पे आ जाती हूँ, आप सभी लोग ने क्वेश्चन को देख लिया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1920 की जब हम बात करेंगे ना, तो यहां पर दो सेशन आपका हुआ था। 1920 में दो सेशन हुआ था। एक आपका नागपुर में हुआ था, पहला वाला, जिसमें कि अनुमोदन किया गया था, बोलना चाहिए मुझे, क्या किया गया था? अनुमोदन किया गया था असहयोग आंदोलन का, और बोला गया था इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी करेंगे। तो ये 1920 वाला समय हो गया, और इसके बाद वाले सेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 1927-28 का समय है, ठीक है। 1928 में आपको पता है साइमन कमीशन भारत आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो याद करो, मैंने आपको बताया था HRA और HSRA ना, तो ये आपका 1924 का समय हो गया। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो ये 1923 का समय हो गया। अब इसको आप अरेंज करिए। सबसे पहले क्या होगा? डी हो जाएगा, डी दो जगह दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो ए होगा, ठीक है, फिर बी होगा और फिर सी होगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में। फिगर को अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए। 1920 के समय पे अभी हम लोग चल रहे हैं। यहां पर एक सेशन आपका नागपुर में हुआ है, दूसरा कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता वाला जो सेशन था वो विशेष सेशन था आपका, मतलब एक स्पेशल सेशन था जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसे, 1920 में दो सेशन हुए हैं आईएनसी के, एक नागपुर में हुआ है, दूसरा कलकत्ता में हुआ है। एक को वी राघवाचारी ने प्रिसाइड किया है, दूसरे को लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और इसी वाले सेशन में लाला लाजपत राय ने जिसको प्रिसाइड किया है उसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, एनसीएम जिसको मैंने लिखा है। और मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी कह देते हैं कि मैं 1 साल के भीतर स्वराज दिलवा दूंगा।
और असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा होता है, लोग जुड़ रहे होते हैं। लेकिन एक घटना घट जाती है चौरी चौरा यूपी में, जिसमें कि पुलिस स्टेशन में जिंदा पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। और ये घटना 5 फरवरी 1922 को होती है, जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बरदौली रिजोल्यूशन पास करते हैं, और जिसके तहत वो क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जब वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो दिसंबर में 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और सेशन होता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करता है, CR दास। और मैंने आपको बताया था ये चीज पहले की क्लास में कि देखा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में आइडियोलॉजी में क्लैश हो जाता है। कुछ आपके नो चेंजर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, कुछ नो चेंजर्स होते हैं और कुछ प्रो चेंजर्स होते हैं। नो चेंजर्स मतलब क्या, जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। जैसे हम असहयोग आंदोलन में जो पॉलिसीज हमने एक्सेप्ट की थी, मतलब कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, जो वकील हैं वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, साथ ही साथ काउंसिल को हम बाइकॉट करेंगे। तो ये सब चीजें हम कंटिन्यू रखेंगे, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया है तब भी। तो ये आपके थे नो चेंजेस, जो कोई भी परिवर्तन अभी नहीं चाह रहे थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का और वल्लभ भाई पटेल का। परीक्षा में कई बार कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी तरफ आपके थे प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स मतलब क्या, वो कह रहे थे कि अब हम बदलाव लाएंगे, परिवर्तन करेंगे। अभी तक हम काउंसिल को बाइकॉट कर रहे थे, अब हम काउंसिल को बाइकॉट नहीं करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन लड़ने के बाद हम काउंसिल में बैठेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी मांग उठाएंगे। तो उसमें आपके कौन कौन थे याद रखिएगा, CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, केलकर थे, NC केलकर का नाम याद रखिएगा, अजमल खान थे, इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि अब हम काउंसिल को बाइकॉट नहीं करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, काउंसिल में प्रवेश करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि 1922 के गया सेशन में CR दास रिजाइन कर देते हैं और मोतीलाल नेहरू और केलकर के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और स्वराज पार्टी क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, ये याद रखिएगा। और जो इलेक्शन स्वराज पार्टी लड़ती है 1923 में, ध्यान दीजिएगा, उसमें 145 सीट्स में से स्वराज पार्टी को 45 सीटें मिलती है। और विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इतनी चीजें क्लियर हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, विट्ठल भाई पटेल, जो कि स्वराज पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये चीज स्वराज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसी तरीके से मद्रास प्रोविंस में भी स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, जिसका कि गठन कौन करता, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, सत्यमूर्ति और S श्रीनिवास अयंगर, ये याद रखिएगा, ठीक है, श्रीनिवास अयंगर और सत्यमूर्ति 1923 में स्वराज पार्टी मद्रास में गठन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराज पार्टी क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है। और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी क्लास। अब थोड़ी सी एक मिनट और लूंगी और जल्दी से आपको CR दास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी। चित्तरंजन दास 1870 से 1925, तो याद रखिएगा 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद स्वराज पार्टी डगमगाने लगती है। मोतीलाल नेहरू फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में हम किसकी डिमांड करते हैं, हम स्वराज की डिमांड करते हैं ब्रिटिशर्स से। लेकिन ब्रिटिशर्स नेहरू रिपोर्ट को ना पढ़ते हैं ना उस पर कोई एक्शन लेते हैं। और एक साल जो अल्टीमेटम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में कि हम आपको ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय दे रहे हैं, हमारी नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब बताते हैं। तो ब्रिटिश सरकार डरने वाली है, कुछ नहीं करती है, वो तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट की वेट कर रही होती है।
और 1929 का समय आ जाता है लाहौर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का समय। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन को प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब तो याद हो गया होगा, रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज से स्वराज नहीं, हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। अब हमें स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी गया। और बोला गया कि 12 मार्च, उसके बाद बोला गया कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होगा। क्लियर है ना क्लास? थोड़ा बहुत चलो इतना याद रखिएगा। अब सी आर दास के बारे में आपको क्या याद रखना है? सी आर दास जो थे वो अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा कि सी आर दास किस रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी से जुड़े हुए थे? अभिनव भारत की अनुशीलन समिति, तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्टिवली इन्वॉल्व इन अनुशीलन समिति। तब इन्होंने पी मित्र के साथ काम किया था, हरिदास बोस के साथ, ठीक है, और एम एन रॉय के साथ इन्होंने काम किया था सी आर दास ने। और 1919 में जब आपका रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट सत्याग्रह होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। फिर आपको पता है कि स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था फॉरवर्ड, जिसका कि नाम बाद में लिबर्टी कर दिया गया था। तो कभी भी परीक्षा में पूछे फॉरवर्ड या लिबर्टी के बारे में, तो सी आर दास द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट मेयर थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। अब आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी ना कि आपको पर्सनालिटीज़ के बारे में पता रहेगा। देखो क्लास, जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ना कि ये पर्सनालिटी इस समय तक थी, तो आप आराम से ना अपने ऑप्शंस में चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। अब जिनको पता है कि 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, तो अगर अब हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और सी आर दास का नाम ऑप्शन में दे देंगे, तो वो तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है अरे ये तो 1930 का समय आ गया, सी आर दास की मृत्यु तो 1925 में हो गई है। ऐसे ही अगर किसी को पता है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने जब हुआ तो तभी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, तो अब अगर दे देगा कि असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने ये काम किया, अरे नहीं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तो आप एलिमिनेट कर लोगे ना। तो मैं एक एक पर्सनालिटी को आपको इन टेस्ट में पढ़ा दूंगी और इतना रिवाइज करा दूंगी कि मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत तो आपके एकदम रटी होगी, और इकोनॉमिक्स भी समझा दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा क्लास। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 मिनट और ले लेती हूँ, एक्सप्लेनेशन बड़ा हो रहा है आज की क्लास में थोड़ा सा आपका, फिर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एचआरए के बारे में बताया था पहले भी, ध्यान रखिएगा क्लास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये अगर आपसे पूछे, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, और कानपुर में याद रखेंगे। और यही HRA जो है 1924 में जिसका गठन हुआ है, वो आगे चल के आपका HSRA हो जाता है। यहाँ पर एक टर्म सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जोड़ दिया जाता है, ठीक है, HSRA कब? 1928 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। इसी के बीच में एक काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान होता है, कब? 9 अगस्त 1925 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है HSRA की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की बात करते हैं, याद रखिएगा। चलो इतनी चीज़ें क्लियर। अब आगे और भी प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगी। तीसरे प्रश्न को देखिए, पॉलिटी का प्रश्न है, आराम से देखिएगा, बड़ा प्रश्न है, आज का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को समझाने में, लेकिन समझ में आ भी रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। विधि के समान संरक्षण संकल्पना अमेरिकी संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक सकारात्मक धारणा है।
भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जा रही है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जा रही है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ में बी आ रहा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, कि कोई कहीं पर भी जन्मा हो, जैसा भी हो, सब इक्वल है लॉ के सामने, विधि के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सब एक समान है। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसे हम कहते हैं ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब हम बात करेंगे तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तीसरा देखिए, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में ये चीज दी गई है, ये तो आपका मौलिक अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है, डी है। देखिए क्लास, याद रखिएगा, परीक्षा में अगर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा एग्जामिनर तो वो यही करेगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ में बी आता है और बी है तो मतलब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिए हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, और इन दोनों की बात हमने किस में की है, राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। क्लियर है ना क्लास, तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखें, ध्यान दीजिए, संगम संस्कृति से संबंधित सत्य कथनों की पहचान करिए। ठीक है, मैं इधर आ जाती हूं थोड़ा सा। तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण के आरंभिक कला और संस्कृतियों का परिचय मिलता है। तो सही बात है, संगम लिटरेचर से कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि साउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर था, ये जानकारी हमको मिलती है वहाँ के लिटरेचर से, संगम लिटरेचर से। एकदम सही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। संगम काल में संगम राज्य गोल मिर्च उपजाते थे तथा इनकी पश्चिम में बहुत मांग थी। ये भी सही है, आपको पता है साउथ में ना काली मिर्च, बहुत ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं, काफ़ी मात्रा में उगाई जाती थी, जिसकी की डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत थी, क्योंकि बोला जाता है मांस में जब काली मिर्च मिलाई जाती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहता है, उसको कंज्यूम किया जा सकता है, उसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो काली मिर्च की जो डिमांड थी वेस्ट में बहुत ज़्यादा थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही एकदम सही स्टेटमेंट है, सी सही उत्तर हो गया क्लास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ओशियन करेंट्स को डिस्कस कर लीजिए, तो चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है। गर्म महासागर की बात की गई है वार्म करंट की, तो बताओ प्रशांत महासागर की बात की गई है पैसिफिक ओशन की। तो लैब्राडोर करंट, ध्यान दीजिएगा क्लास, लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट, हम्बोल्ट करंट या फिर कुरेशियो करंट। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है फर्स्ट। ठीक है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। ब्राजील, गल्फ, जापान या फिर फॉकलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राजील, गल्फ और जापान धारा जो है ये आपकी गर्म जलधारा है, वार्म करंट है, लेकिन जो फॉकलैंड धारा है ना वो क्या है, वो कोल्ड करंट है, वो कोल्ड करंट है। अब मैप में देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका में अगर इधर की तरफ आप जाएंगे तो आपको फॉकलैंड करंट दिखेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास, अगर ये कोई मैप है और ये 0 डिग्री है, ठीक है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, तो सबसे ज़्यादा गर्म पोर्शन तो यही होता है ना। अगर यहाँ पर गर्म पोर्शन है तो यहाँ पर जो ओशियनिक वाटर होंगे, जो धाराएं होंगी वो भी गर्म होंगी, गर्म धाराएं होंगी। ठीक है, और जब भी इक्वेटर से हम पोल की तरफ मूव करेंगे, इस ऐसे डायरेक्शन में कोई धारा होगी,
या ऐसे डायरेक्शन में कोई धारा होगी तो वो आपका वार्म करंट होगा। ये समझिए, वो वार्म करंट होगा क्योंकि इधर से इधर की तरफ पोल पे ठंडक है, ठीक है, और इक्वेटर पे गर्म है। तो वो आपका जब पोल्स हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपकी वार्म करंट है। लेकिन अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे ऐसे, तो ये क्या होगी, ये आपकी ठंडी जलधारा होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारा ऐसे है। तो जो फाकलैंड करंट है वो एक ठंडी जलधारा है। वहीं पर अगर आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, ब्राजीलियन करंट को आप देखेंगे तो ये एक ये एक वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा किस ओशन में है, या कौन सी जलधारा आपकी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप क्या करो, आप ठंडी जलधारा को याद कर लो। अब आपको पता है क्लास, ये जो है ये साउथ, एक मिनट मैं थोड़ा ये मार्कर ले लूँ, मार्कर कहाँ चला जाता है मेरा, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है। इधर मैंने आपको बताया ही है कि इधर चिली है और पेरू है, पेरू चिली इधर आपको मिल जाता है, ठीक है। इधर जो डायरेक्शन है, हम ठंडी जलधारा की खाली बात कर रहे हैं, ठंडी याद कर लोगे तो गर्म एलिमिनेट कर लोगे। तो पेरू जलधारा की जब हम बात करेंगे तो पेरू एक ठंडी जलधारा है। जैसे ठंडी जलधारा बोला मैंने, आपको डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है, ये पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है, और पेरू है तो साउथ अमेरिका में होगी, ठीक है, और साउथ अमेरिका के इधर है तो आपको पता है इधर पैसिफिक ओशन। क्लियर है? इतना तो गेस कर लोगे ना कि पेरू है, साउथ अमेरिका है, इस साइड है तो मीन्स पैसिफिक ओशन। इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे कैलिफोर्निया, तो याद रखना कैलिफोर्निया जो है तो हम यूएसए की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की, और ये एक ठंडी जलधारा है। और इधर आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठंडी बस याद कराऊंगी, गर्म खुद याद हो जाएगी। फिर इधर आओ, अफ्रीका, साउथ अमेरिका पता है, आग बंद करो, सोचो साउथ अमेरिका में कौन सी जलधारा थी, पेरू थी, और हम खाली ठंडी याद करें, पेरू ठंडी जलधारा है, साउथ अमेरिका में होगी। और साउथ अमेरिका के इधर पैसिफिक ओशन है तो पैसिफिक ओशन की होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या है साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया करंट की हम बात किए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ठंडी है, किधर होगी, पैसिफिक में होगी। क्लियर? अब साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका में बेंगुला याद रखना, बेंगुला ठंडी है, ठीक है, क्लियर है क्लास, बताओ। और यहाँ पर कौन सा ओशियन आ गया, अटलांटिक ओशियन। तो बेंगुला अफ्रीका की है, ठंडी है, और कौन सा ओशियन है इधर की तरफ, अटलांटिक ओशियन, तो याद रहेगा, ठीक है। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया देखो तो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न, जो भी जलधारा आपकी वेस्ट साइड में है, ठीक है, अभी मैं इधर की तरफ आपको बात कर रही हूँ, ये अफ्रीका है, अफ्रीका की इधर की जलधारा वेस्ट साइड की बेंगुला ठंडी है, अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन की जलधारा है। साउथ अमेरिका में पेरू, ठीक है, फिर ये ठंडी है, ठीक है, किधर है, वेस्ट साइड में है। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है वो ठंडी है, वेस्टर्न साइड में है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब आपको पता है इधर कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक, ये अटलांटिक, इंडियन ओशन। जलधारा बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इधर आओ, इधर लेब्राडोर याद रखना, लेब्राडोर, ठीक है, ये आपका यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा इधर की तरफ, मतलब ये पूरा आपका अगर आप देखोगे तो, ठीक है, नहीं ये तो अभी आपका नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक है क्लास, ये ध्यान देना, ये लेब्राडोर हो गया। इधर आप देखोगे तो ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ये देखो ये जो जापान करंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, ओएशियो। तो यहां पर आपको याद रखना लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और ओएशियो, ये सब क्या है, ये सब ठंडी जलधारा है। तो अब बस पेपर में आपको अगर ठंडी जलधारा याद है तो आप गर्म जलधारा को अलग कर सकते हो। और ठंडी जलधारा तो कितना आसान है, पेरू है, ठीक है, पेरू किसका है, साउथ अमेरिका का है, वेस्टर्न साइड में है, ठंडी है, ठीक है। फिर अफ्रीका आया,
ठीक है। अफ्रीका में हमने बेंगुला की बात की, और आपको पता है इधर अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन की जलधारा होगी, पेरू पैसिफिक ओशन की जलधारा होगी, ठीक है। और फिर इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन आ जाएगा, तो इंडियन ओशन की ठंडी जलधारा होगी। और ऊपर अगर आप जाओगे तो लेब्राडोर याद कर लेना, ग्रीन, और ओएसयू उधर की तरफ, जापान की तरफ। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। अब इसी तरीके से 2-3 बार देखोगे, जब ठंडी जलधारा याद कर लोगे तो आपको गर्म जलधारा एलिमिनेट कर लोगे, फिर वो भी समझ में आ जाएगा। चलो 6वें प्रश्न को देखते हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द ट्रांस हिमालयन रीजन की जब हम बात करेंगे तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, कैलाश, दे वर फॉर्म्ड आफ्टर द हिमालयास। Greater and lesser Himalayas are separated by main central thrust with valley like Lahaul Spiti, Kulu Valley and Kangra Valley situated between them. तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्लास, सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में आपका कौन कौन सा रेंज आता है? आपका आता है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मैंने आपको बताया है ना ये चीज, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्लास यहां पर दिया गया है दे वर फॉर्म्ड आफ्टर द हिमालयास, जो कि गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। हिमालय के बाद ये बनी है? नहीं, ठीक है, हिमालय के पहले बनी है, इसी वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, जो एमसीटी की अगर हम बात कर रहे हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, तो वो आपका सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ठीक है, ठीक है, बताओ। चलो, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ये मुगल पीरियड से रिलेटेड प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें, मुगल पीरियड से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। बताइए सही उत्तर क्या है यहां पर? सही उत्तर बताइए क्लास, पढ़ लिया होगा आपने। जब हम जाप्ती की बात करते हैं, देवयर जाप्ती प्रणाली अकबर ने यह प्रणाली शेरशाह से अपनाया था, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। दिख रही हूँ, अभी मैं स्लाइड के बाहर थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, 1580 में अकबर ने आईने दहसाला नामक कर प्रणाली शुरू की थी, जिसको कि हम तोडरमल बंदोबस्त के भी कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न था, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। क्लास इस वाले में ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांस हिमालय वाला प्रश्न है, इसमें कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में, एमसीटी के बारे में, जिसको कि मैं क्या लिख रही हूं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है? आपको दिया गया था यहां पर बृहद और लघु हिमालय के बीच में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो ग्रेट और मिडिल हिमालय के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से मिडिल और पूछ लेकर पेपर में मिडिल प्लस शिवालिक के बीच में कौन सा थ्रस्ट है? तो आप क्या बताएंगे? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये आपने पढ़ा है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, याद रखिएगा। चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। दिख रहा है ना क्लास आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जब हम बात करेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाता है यहाँ पर, और एक और थ्रस्ट आपका होता है हिमालयन फ्रंट वॉल, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो कि शिवालिक और प्लेन के मध्य होता है,
प्लेन के मध्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है उसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम मिडिल और शिवालिक के मध्य थ्रस्ट की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, MBT। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जब हम शिवालिक और प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। जिसने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उसको तुरंत समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुतों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, वो मैं समझ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न के साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न को देखो, 8वें प्रश्न को ध्यान से। A marine heat wave is condition when the water temperature in a specific ocean region is abnormally high. Harmful algae can form in the ocean which can reduce the supply of nutrient in the sea. समुद्री हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष महासागर में पानी का तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही है। हीट वेव में क्या होता है, जो समुद्र का पानी का जो तापमान होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर पानी का जो तापमान है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें जो जीव जंतु रह रहे होंगे उसमें एक नकारात्मक परिणाम आएगा ना। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत से जीव जंतु मरने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हार्मफुल एल्गीज होती हैं, शैवाल जो होते हैं, वो पैदा होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जिसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है एल्गल ब्लूम्स के बारे में। अगर जो एल्गीज हैं, जो शैवाल हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी धीमे धीमे पानी में। जो ऑक्सीजन है पानी में वो भी आपका घटने लगेगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जीव जंतु जो पानी में रहते हैं वो भी मरने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। तो यहां पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब ये देखो, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से। ध्यान दीजिएगा क्लास, बायोस्फीयर रिजर्व से ये रिलेटेड प्रश्न है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू हुई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये मैप प्रोग्राम के अंडर में है। मैप, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, जो कि किसका प्रोग्राम है, यूनेस्को का है। याद रखिएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है, 1975। इसका उद्देश्य पारितंत्रों एवं इनके आनुवांशिक पदार्थ का संरक्षण तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कोर बफर और ट्रांजिशन जोन सम्मिलित करना है। ये भी सही है। आपको पता है, जब हम किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सबसे जो आपका बाहरी जो जोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ठीक है, इधर आपका बफर जोन और कोर जोन। जो कोर जोन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है वहाँ पर, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो संरक्षित एरिया होता है वो कोर एरिया होता है। अगर हम बफर की बात करेंगे तो बफर में थोड़ा सा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ट्रांजिशन में तो आप जो यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं वो सेटल भी कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है। बस ये आपको याद रखना है क्लास, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, यूनेस्को का, ये याद, 1975। अब भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है पूछा जा सकता है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव मिलता है, स्नो लेपर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानव असम, ठीक है, फिर डिब्रू सेखोवा असम, नोक्रेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है, अशनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात, सिम्पलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्तमला तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार कहाँ पर है क्लास, अंडमान निकोबार आइलैंड। क्लियर है ये चीज, तो याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया था? किसने कहा था कि महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है वो असहयोग आंदोलन में होना चाहिए, इसको केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए? किसने महात्मा गांधी से कहा था? तो याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। 11वां प्रश्न देखिए, Who was the chairperson of National Commission for Review of Working of the Constitution in year 2000? 2000 की बात की गई है, उस समय कौन नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संविधान प्रक्रिया समीक्षा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटेचलैया, ठीक है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। क्लियर क्लास? कुछ ऐसा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला देखिए, एम.एम. पुंची कमेटी के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? सबसे पहले जब भी हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे, सरकारिया कमीशन याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, और आप पंची कमीशन भी याद रखेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये पंची कमीशन से रिलेटेड है। केंद्र राज्य संबंधों पर एम.एम. पुंची आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश दी थी? 4, 6, 8, 5। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 6 माह, ठीक है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, थोड़ा साइड में होती हूँ। वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। तो वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होता, ये गलत है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको दोबारा भी री इलेक्ट भी किया जा सकता है, और नहीं बोला गया है, तो उत्तर ए हो जाएगा। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। निर्वाचन दोनों संसद के मेंबर्स द्वारा होता है, सही है। पदावधि 5 वर्ष की होनी चाहिए, सही है, ठीक है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? यहाँ पर बोला गया है प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसके पीछे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेल डिवीजन की बात की गई है प्लांट्स में, तो उसके लिए कौन से हार्मोन की बात की जाती है? एबिसिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन? तो यहाँ पर सही उत्तर है साइटोकाइनिन, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की तो आप याद रखेंगे साइटोकाइनिन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम बात करेंगे रूट ग्रोथ की, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म की, तो ये कौन सा हार्मोन जड़ वृद्धि और फोटोट्रोपिज्म में मदद करता है? तो आप बताएंगे ऑक्सिन। पेपर में प्रश्न बता रही हूँ कैसे बन सकता है। अगर पूछा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट ग्रोथ, ठीक है, रूट ग्रोथ के लिए, तो आप ऑक्सिन का नाम बताएंगे। सेल डिवीजन की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन की बात करेंगे, ठीक है। अगर स्टेम इलोंगेशन की बात करेंगे तो जिबरेलिन की बात करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर डॉर्मेसी की बात करेंगे, जो पेड़ है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? एबिसिसिक, ठीक है, एबिसिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? दोनों गुण की बात किया गया है, तो बताइए। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी। अब जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते हैं ताकि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो सोना याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? विद्युत चालक कौन सा होगा? प्लास्टिक की चादर। अब बताओ, जो प्लास्टिक की चादर में क्या करंट फ्लो करता है? नहीं, प्लास्टिक की चादर में करंट फ्लो नहीं करता है।
नहीं करता है ना। अब जो आप लोग पेचकस भी डालते हो उसमें प्लास्टिक कोटिंग लगी रहती है तो करंट नहीं लगता है। लोग चप्पल पहन रहते हैं करंट ना लगे, ठीक है, हाथ में प्लास्टिक का वो पहन लेते हैं करंट, क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर डिस्टिल वाटर भी जो है वो भी आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। मानव शरीर, जाके देखो बिजली के उसमें उंगली डालना करंट लग जाएगा, तो मानव शरीर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसके कारण होती है? तो आप ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो ट्रेपोनोसोमा, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे ध्यान देना, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन की, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा। तो वेग की दिशा के लंबवत होता है। डी सही उत्तर है। इसको मैच करिए, समय लीजिए, मैच करिए, वीडियो को पॉज करिए, डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते हो। आसान प्रश्न है, मैं तो कहूंगी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, तो 168, 169 में हम 169 में काउंसिल की बात करते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर इन स्टेट, तो ठीक है 3, और जैसे ही आप 3 लगाओगे आपको सही उत्तर मिल जाएगा सी। दिख रहा है, आसान प्रश्न है। चलो अब इस प्रश्न को डिस्कस करने के बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। निम्न में से किसको विश्व कॉफी बंदरगाह कहा गया है? कोस्टा रिका, रियो दी जेनेरियो, सेंटोस या ब्यूनस एयर्स? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताओ? कोस्टा रिका और सेंटोस। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सेंटोस दिखेगा, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये सेंटोस है और ये साओ पोलो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी के लिए, ये मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किया है। और यहाँ पर हम कॉफ़ी बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो आपका सही उत्तर जो है वो बी है, ठीक है। मैंने आपको बताया है, आपको 2 याद रखना है। एक आपका सेंटोस जो है वो कॉफ़ी बंदरगाह के लिए फेमस है, और जब हम बात करेंगे साओ पोलो की तो वो कहवा पात्र कहलाता है। यहाँ पर साओ पोलो और सेंटोस है, ठीक है, क्लियर है ब्राज़ील में। चलो अब आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं क्लास, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आज थोड़ा सा आपके जो स्टार्टिंग के प्रश्न थे उसमें समय ज़्यादा लगे एक्सप्लेन करने में, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम इस चीज़ को ध्यान देंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। थैंक यू क्लास।